हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकीलाल का एक और मजेदार अंक जिसका नाम है बाकीलाल और 40 चोर। लेखक हैं तरुण कुमार भाई जी। बाकीलाल का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। बचपन में उसकी एक शरारत से क्रोधित तो भगवान शिव ने उसे श्राप दिया। बाकीलाल जब किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो उस व्यक्ति को हानि की बजाय बहुत लाभ होगा और उसके लाभ का थोड़ा सा भाग बाकी को भी मिलेगा। अपनी शरारतों के कारण भगवान शिव से श्राप मिलने के बाद बाकीलाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचकर ठाठ से रहने लगा। बाकी इतना कुछ पाने के बाद भी शरारत करके दूसरों को हानि पहुंचाने के से बाज नहीं आता था। राजा विक्रम सिंह उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन बाकीलाल राज सिंहासन पर अधिकार करने की योजना बनाता रहता था। उन्हीं दिनों की बात है, विशालगढ़ के पड़ोसी देश सूरजपुर में चोरों के एक गिरोह ने अपना आतंक फैला रखा था। राजा सूरज सिंह चोरों को पकड़ने का प्रत्येक प्रयत्न करके देख चुके थे, किंतु एक भी चोर हाथ नहीं लगा था। पूरी प्रजा में हाहाकार मचा था। चारों तरफ चोरों का बोलबाला था, जबकि इधर 40 चोरों के गिरोह का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। हर जगह लूटपाट मचा रखी थी उन्होंने। एक दिन दरबार में लगता है वे चोर कभी पकड़े ही नहीं जा सकेंगे और हमारी निर्दोष प्रजा पर अत्याचार होते रहेंगे। सहसा राजकुमारी चंद्रमुखी ने गंभीर होकर कहा, पिताश्री, अगर आप मेरी राय माने तो वे दुर्दांत चोर कुछ ही दिनों में पकड़े जा सकते हैं। वो कैसे? राजकुमारी चंद्रमुखी, हमारे पड़ोसी देश विशालगढ़ में आजकल बाकीलाल के नाम की बहुत धूम है। क्या कहा बाकीलाल? राजा और मंत्री दोनों हैरान। ओह! बाकी उसके चर्चे तो हमने भी खूब सुने हैं। महाराज, राजकुमारी जी उचित फरमा रही है। हमें उन चोरों का सफाया करने के लिए बाकीलाल जी की मदद लेनी ही चाहिए। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हमारे गहरे मित्र हैं। वे बाकीलाल को हमारी मदद के लिए अवश्य भेजेंगे। सूरजपुर से एक दूत तुरंत विशालगढ़ आ पहुंचा और महाराज विक्रम सिंह को हमारा व हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी का प्रणाम। सूरजपुर संकट में है, बाकीलाल की मदद की आवश्यकता है। अगर वे 40 चोर, महाराज पूरा पत्र पढ़ते हैं। उफ! सूरजपुर संकट में है और देर सवेर यह संकट विशालगढ़ भी मंडरा सकता है। बाकी तुमने यह पत्र सुन लिया होगा। हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। बाकीलाल, उफ! ये क्या एक नई मुसीबत आ पड़ी। बाकी हम तुम्हारी स्वीकृति चाहते हैं। अब आप कहे तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ महाराज। अब तो ओखली में सर देना ही पड़ेगा मुझे। महाराज, पड़ोसी देश होने के नाते हमें मदद का उनका ये निवेदन स्वीकार करना चाहिए। बाकी जी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। महामंत्री जी, आप बाकी के प्रस्थान की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन बाकीलाल सूरजपुर जाने के लिए तैयार राजा और मंत्री से विदा लेते हैं। अच्छा महाराज, अब उन 40 चोरों की मृत्यु की खबर के साथ ही मैं आपसे भेंट करूंगा। शीघ्र ही बाकी विशालगढ़ की सरहद पार कर गया था। ओह! रास्ते में कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। इस झरने के पास ही भोजन का आनंद लिया जाए। बाकी वहीं घोड़े से उतरकर बैठ जाते हैं और भोजन के बाद, वाह! कैसी शीतल हवा चल रही है। क्यों ना कुछ देर यहाँ आराम कर लिया जाए। और लेटते ही बाकीलाल के मन में एक विचार कौंधने लगता है। उन 40 चोरों ने तो लोगों का बहुत धन लूटा होगा और बहुत बड़ा खजाना एकत्रित कर लिया होगा, बिल्कुल अली बाबा और 40 चोरों के खजाने की तरह ही। काश इन चोरों के खजाने की गुफा मुझे दिखाई पड़ जाए और मैं कहता, खुल जा सिम सिम। मेरे इतना कहते ही गुफा के द्वार पर बहता झरना रुक जाता और गुफा के मुंह पर पड़ा विशाल पत्थर हट जाता। इतना कहते ही गड़गड़ाहट के साथ पत्थर हटने लगते हैं। बाकीलाल अपने सौपन से बाहर आते हैं। ओह! एक विशाल खजाने की गुफा का द्वार मेरे सामने खुल रहा है और इतना देखते ही बाकीलाल कूद पड़ते हैं। ये ये सपना नहीं, ये तो सच है। और कुछ ही देर बाद ये तो सचमुच गुफाओं का द्वार है, जो मेरे खुल जा सिम सिम कहते ही खुल गया। इसका मतलब मैं अली बाबा की कहानी वाले 40 चोरों की गुफा में आ गए हूँ। और अंदर पहुंचने के बाद बंद हो जा सिम सिम। अगर ये वही गुफा है तो अभी इसका द्वार भी बंद हो जाएगा। देखते ही देखते द्वार बंद हो रहा था। बाकीलाल शीघ्रता से आगे बढ़ा। एक विशाल खजाना कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा है। और यह पल बाकीलाल के लिए महान प्रसन्नता से भरा था। चारों तरफ खजाना ही खजाना भरा पड़ा था उसके सामने। जय भोले शंकर, जय हो त्रिपुरारी की जय हो। आज तूने मेरी सुनी ली है। बाकीलाल भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। अब इस खजाने में से मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जहाँ मेरे जैसे लोग ही रहेंगे। लेकिन तभी एक तरह वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, ये तो गुफा का द्वार खुलने की आवाज है। और सचमुच वह गुफा का द्वार खुलने ही की आवाज थी, क्योंकि 40 चोरों का दल गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा था। फिर एक स्थान पर पहुंचने के बाद दल का नेता, ठहरो सभी, एकाएक सरदार मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा और कह उठा,
सिम सिम प्रकट हो और फुहारे के बीच से लहराती हुई एक आकृति उठने लगी। हुक्म मेरे आका, बोलो सिम सिम, यहाँ कोई आया तो नहीं? मैंने बाहर एक घोड़ा चरता हुआ देखा था। हा हा, तेरा घोड़े वाला शिकार गुफा में ही मौजूद है। उसका नाम बाकेलाल है। क्या कहा? साथियों, पूरी गुफा को घेर लो, दुश्मन को ढूंढकर सर धड़ से अलग कर दो उसका। यह सुनते ही 40 चोर गुफा के चप्पे चप्पे पर फैल गए थे। यहाँ नहीं है वह। बाकेलाल जबकि खजाने में सिक्कों के ढेर में दुबका बैठा था, यहाँ भी नहीं है। उफ, स्वर्ण मुद्राओं का यह ढेर हिल कैसे रहा है? तो यहाँ छुपा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? चोरों ने उसे बाहर खींचा। अरे, तुम्हारे पीछे कौन है? बाकेलाल कह उठा। बाकेलाल की तरकीब काम कर गई। कौन है पीछे? पीछे तेरे पिताश्री कमबख्त। बाकेलाल ने उस पर लात से प्रहार किया। भाग बाके, वरना ये तुझे गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। और वह रहा उस गुफा में। पकड़ो, जाने ना पाए। पकड़ो उसे, पकड़ो। किधर भाग रहा है ये? अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तभी देखते ही देखते बाकेलाल गुफा के ऊपरी तल पर चिपक गया। कहाँ गया? इधर ही आया था। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? ठीक इसी पल बाकेलाल की नजरें एक सहसान पर चिपक गई। ओह, ये क्या बिच्छू? देखते ही देखते बिच्छू ने बाकी के हाथ पर काट खाया और बाकेलाल बचाओ कहता हुआ नीचे गिरा। और फिर से डाकू उसके पीछे लगे। भागो, बहरा कमबख्त, उड़ा दो इसकी गर्दन को। उफ, कहाँ फंस गया खजाने के चक्कर में मैं। हे बोले भंडारी, बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। और इतना कहते ही बाकेलाल के सामने बाहर का रास्ता था। लेकिन अरे बाप रे बाप, ये तो फिर मैं वहीं आ पहुंचा हूँ। अब कहाँ जाएगा बचकर तू? बाकेलाल लपक कर फिर से उसी गुफा में घुस गया और अब वह इस गुफा से बाहर निकलेगा। चलो, ही बच्चों, मेरा भी बाकेलाल ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है। लेकिन बाहर निकलते ही अरे, चप्पे चप्पे पर चोरी चोर है मेरी तलाश में। भागो, वहरा पकड़ो उस शैतान को। बेटा बाकी लगता है आज तेरी कब्र इन्हीं गुफाओं में बनेगी। ओह, ये क्या? और जैसे ही बाकेलाल पीछे मुड़कर देखता है, जोर से चिल्लाने लगता है कंकाल देखकर। ओह, मैं तो बेकार ही डर गया था। यह तो केवल एक कंकाल है। चीख की आवाज इधर से आ रही थी कुछ क्षणों बाद। कहाँ गया? आवाज तो इधर से ही आई थी। तभी, इसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। कौन? भूत? कंकाल को देखकर दोनों चोर डरने लगे। अब बचकर कहाँ जाओगे? बचाओ बचाओ। जबकि बाकी एक अन्य गुफा के मुंह की ओर लपका। यह गुफा सीधी मुख्य द्वार ही जाती है लग रही है। दो चोर ऊपर बैठे ये देख रहे थे। वह आ रहा है, होशियार। लेकिन उफ, ये दोनों जाल लेकर मुझे फंसाने की तैयारी में है। अभी अभी मचा खाता हूँ इन्हें मैं। होशियार, कदमों की आवाज आ रही है और पीछे तुम्हारी मौत भी आ रही है। आया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आया। चुप रहो मेरे। कूदो कहते ही कूद पड़ना तुम। हाँ, कूदो, बाकेलाल पीछे से बोला। और देखते ही देखते दोनों कूद पड़े। अरे ये क्या? अगले ही पल, अरे कमबख्तो, यह मैं हूँ। तुम? फिर वह कहाँ गया? वो देखो, वो ऊपर है। लेकिन इस बार वह भागने में सफल नहीं हो पाया और चोरों के सरदार ने उसे पकड़ लिया था। यह तिलस्मी गुफा से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है खलील। खत्म कर दो इसे। एक ही झटके में हलाल कर दूंगा मैं साहब इसे। बाकीलाल चिल्लाया। नहीं। खलील की तलवार हवा में उठी, लेकिन वो गुफा में लटके खजाने की मालाओं में अटक गई थी। आह, उफ, यह तलवार कहाँ फंस गई है? खलील, क्या हुआ? तलवार फंस गई थी सरदार। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा सरदार, एक ही बार में बकरे की तरह हलाल कर दूंगा मैं इसे। लेकिन तब तक बाकीलाल को मौका मिल चुका था। उफ, यह तो लगता है काम से गया मैं। लगता है यह तो मुझे यह कार्य करना ही होगा। सरदार का तलवार वाला हाथ हवा में लहराया और बाकीलाल डर कर चिल्लाया। नहीं। बाकीलाल नीचे बैठा और सरदार की तलवार साए से हवा में गायब। अरे कहाँ गया? देखा तो बाकीलाल सरदार के पैरों में पड़ा था। सरदार, मुझे छोड़ दो, मैं तो बड़े काम का आदमी हूँ सरदार। तुम्हारे काम आऊंगा मैं। देर मत करो सरदार, यह राजा का जासूस लगता है। खत्म कर दो इसे। नहीं सरदार, मैं जासूस नहीं हूँ, बल्कि बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी योजना बनाकर दे सकता हूँ कि राजा का पूरा खजाना पलक झपकते ही तुम्हारे हाथ लग जाए। राजा का खजाना? क्या कहा? हाँ सरदार, गुफा का वह खाली कोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वहाँ राजा का खजाना आ जाए तो गुफा की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। सरदार, मैं सूरजपुर की राजकुमारी चंद्रमुखी का अपहरण कर यहाँ ले आऊंगा। फिरौती में तुम राजा का पूरा खजाना मांग लेना। फिर राजकुमारी को मुझे सौंप कर अपने दल में शामिल कर लेना। सरदार, ये राजकुमारी को नहीं, सैनिकों को लेकर आएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपने दो आदमी मेरे साथ भेज दो, जो हर पल मेरे साथ मेरे अंगरक्षक बनकर रहेंगे। अगर मैं कोई गड़बड़ करूं तो वे मुझे वही समाप्त कर दे। बाकीलाल ठीक कह रहा है, सरदार सोचता है। ठीक है बाके, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम राजकुमारी को ले आए तो
हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करके तुम्हें अपने दल में शामिल कर लेंगे, वरना सपुआ बिछुआ तुम दोनों इसके साथ जाओ और नंगी तलवारें हमेशा हाथ में रखना, समझे? समझ गए सरदार? इस प्रकार बाकीलाल सपुआ और बिछुआ के साथ सूरजपुर की ओर चल पड़ा। उफ, मैं तो कुछ दिनों चैन व आराम से बिताने के लिए निकला था, ना जाने कहाँ फंस गया मैं। बाकीलाल मैं निकट आ रहा है, अगर चालाकी की तो हम तो मरेंगे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। मुझे मरना नहीं है भैया। महल के मुख्य द्वार पर जाओ, महाराज से कहो बाकी आए हैं। बाकीलाल, महाराज आपका ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये दोनों, ये मेरे अंगरक्षक है, मेरा मतलब मेरे अंगरक्षक। आप भीतर जा सकते हैं बाकीलाल जी। चलो भाइयों। महल में महाराज सूरजमल ने बाकीलाल का भव्य स्वागत किया। आइए बाकीलाल जी, हम तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उफ, क्या क्या बाका जवान है। उफ, कम वक्त बिल्कुल पास पास खड़े, कान में फुसफुसाया भी नहीं जा सकता है। पर बाकी ये दोनों शस्त्रधारी कौन है? ये मेरे अंगरक्षक है महाराज, हमेशा मुझसे चिपक कर रहते हैं, महाराज का आदेश है ना। अब क्या करूं? महाराज विक्रम सिंह मुझे इतना चाहते हैं कि वे तो आधी सेना ही मेरे साथ भेजना चाहते थे, किंतु मैंने केवल इन्हें ही चुना। क्यों मित्रों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या दोनों हाँ में सर मिलाते हैं? बाकी कुछ भी करो, पर उन्हें 40 चोरों को पकड़ो या उन्हें समाप्त करो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, बस एक बड़ा सा संदूक जिसमें कुछ पत्थर भरे हों मंगवा दीजिए, फिर देखिए बाकीलाल का कमाल। और संदूक का बाकीलाल क्या करेगा, ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। और फिर उस रात्रि कार्य बेहद जोखिम भरा है, सावधानी होनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं राजकुमारी को ले आऊंगा और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। मैं यहीं बाकी के पास रुकता हूँ। सपुआ राजकुमारी के कक्ष की ओर जाने लगा। देखो, जब तक सपुआ राजकुमारी लेकर आए, तुम इस संदूक को खाली कर लो, और तुम मौका पाकर राजकुमारी की जगह मुझे ही संदूक में बंद कर दोगे। मजबूरन बाकी को ही संदूक खाली करनी पड़ी। बेटा, गिन कर बदलने लिए तो मेरा भी नाम बाकीलाल नहीं है। अब ठीक है। कुछ ही देर में सपुआ राजकुमारी चंद्रमुखी को ले आया था। राजकुमारी बेहोश है, इसे तुरंत संदूक में डाल दो, जल्दी करो। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। और फिर बाकीलाल जी, आप आधी रात्रि के वक्त इस संदूक में क्या है? दरबान, क्या तुम्हें महाराज का आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि मुझसे कैसा भी प्रसन्न ना किया जाए? क्षमा बाकीलाल जी, भूल हो गई, आप जा सकते हैं, चलो। और कुछ ही दूर पहुंचते ही, सुनो, यहाँ से तुम दोनों लौट जाओ, मैं राजकुमारी के कक्ष में फिरौती की चिट्ठी पहुंचा दूंगा। फिर शीघ्र ही सारे खजाने के साथ सिम सिम गुफा पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो हम राजकुमारी की को जान से मार डालेंगे और इसी खाली बंद संदूक में उसकी लाश महल में भेज देंगे, और इसके बाद तुम भी नहीं बचोगे। अगले दिन महल में हंगामा मच गया। महाराज, राजकुमारी जी गायब है क्या? जी हाँ महाराज, उन 40 चोरों के गिरोह ने उनका अपहरण कर लिया है। ये फिरौती की चिट्ठी है। पत्र पढ़ते ही सूरज सिंह के होश उड़ गए थे। महाराज सूरज सिंह, राजकुमारी की सलामती चाहते हो तो पूरा राजकोष बक्सों में भरकर किसी एक आदमी के हाथ पहाड़ वाले दरिया के किनारे भेजो, 40 चोर। बाकी ये सब क्या हो गया है? ना जाने वे मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करेंगे। आप कुछ कीजिए बाकीलाल जी। महाराज, हमें आपसे कुछ कहना है। जो कहना है जल्दी कहो। ओह, मेरी बच्ची, उन सैनिकों को देख। बाकीलाल हैरान। महाराज, बाकीलाल जी के दोनों अंगरक्षक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। महाराज, महामंत्री ने तुरंत प्रश्न किया। बाकीलाल जी, यह तो हम भी बहुत देर से महसूस कर रहे हैं। कहाँ हैं आपके दोनों वे रक्षक? जी वो, हम बताते हैं महाराज। वे दोनों अंगरक्षक रात में ही एक संदूक के साथ बाकीलाल जी ने कहीं फरार कर दिया उन्हें। उस बंदूक में क्या था, यह तो बाकीलाल जी ही जान सकते हैं। उस संदूक में तो पत्थर भरे थे। महाराज, मुझे लगता है उस संदूक में ही राजकुमारी का अपहरण किया गया। क्या कह रहे हो? बोलो बाकी, क्या ये सच है? अगर नहीं तो फिर तुम्हारे अंगरक्षक संदूक के साथ रातों रात कहाँ गायब हो गए? बोलो बाकीलाल, चुप क्यों? उफ, अब सच्चाई प्रकट करने का वक्त आ ही गया है। दूसरे ही क्षण महाराज, लगता है अब सब कुछ बताना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, वे दोनों मेरे अंगरक्षक नहीं बल्कि चोरों के साथी थे। क्या कहा? और जब मैं विशालगढ़ से चला तो ना जाने कैसे उन्होंने इस बात की खबर लग गई, और अगर तुमने हमारा काम ना किया तो हम अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। और महाराज, मजबूरन मुझे उनके दो साथियों को अंगरक्षक बना महल में लाना पड़ा, लेकिन जब तक मैं उन चोरों के गिरोह को समाप्त करके एक तरकीब भी सोच चुका था। और महाराज, अब मैं उन सब की उन्हीं के फेंके चाल में फंसाऊंगा उसे। वो कैसे? एक संदूक में स्वर्ण मुद्राएं और से सभी संदूकों में सैनिकों को भर कर मैं सिम सिम गुफा ले जाऊंगा। वाह बाके, महाराज बाकी जी ने तो योजना पुख्ता बनाई है। तब देर किस बात की, आज योजना पर कार्य आरंभ करो। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। योजना पर अमल शुरू हो गया। वाह, अब आएगा मजा।
इन 40 सैनिकों का भेद मैं सिम गुफा पहुंचते ही खोल दूंगा। प्रसन्न हो सरदार, अवश्य ही मुझे अपने दल में शामिल कर लेगा। फिर सैनिकों का भेद खुलने के बाद राजकुमारी को छोड़ने के लिए सरदार फिरौती का खजाना भी मांग लेगा, और एक दिन सरदार का टेटुआ दबा मैं उस खुद सरदार बन जाऊंगा और पूरे खजाने का मालिक भी। वाह, लगता है इस बार मेरा सपन पूरा होकर ही रहेगा। गुफा के द्वार पहुंच खुल जा सिम सिम। अंदर पहुंचते ही सबने बाकी को घेर लिया। कहो बाकी, ले आए खजाना? हाँ सरदार, पग से खोल कर देख लो। चंद्रमुखी हैरान, क्या ये बाके? एक डाकू ने बक्सा खोल देखा। सरदार, बक्सों में खजाना ही है। सरदार खुश हो गया। सभी बक्से नीचे उतार दिए गए। राजकुमारी हैरान थी ये सभी देखकर। अब इन्हें बक्सों की हकीकत बता दूं। सरदार, इन बक्सों में खजाना। तभी सरदार बीच में बोला, हाँ हाँ, हम जानते हैं बाके। अब तुम हमारे अड्डे का राज जान चुके हो, इसलिए हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते हैं। सरदार बोला। राजकुमारी भी हैरान थी ये सुन। उफ, इस कमबख्त छमिया से हम विवाह करेंगे। शैतान, छूना मत मुझे, राजकुमारी चिल्लाई। हा हा, उड़ा दो बाकी की गर्दन। उफ, ये तो चक्कर ही उल्टा पड़ गया। लेकिन तभी बाजी भी तो मेरे हाथ में है अभी। दूसरे ही पल बाकीलाल ने सीटी बजाई। बाकी का संकेत मिलते ही संदूकों में बंद सैनिक बाहर निकल आए और उन चोरों पर टूट पड़े। मारो, एक भी बचकर जाने ना पाए। धोखा, मुकाबला करो। राजकुमारी जी घबराए नहीं। अब ये चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जबकि इधर महासंग्राम छिड़ चुका था। मारो। सैनिकों ने उन चोरों पर हमला किया और उनको धराशायी किया। बाके, अब तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। उफ, ये क्या? सरदार ने बाके पर प्रहार किया, लेकिन बाके नीचे बैठ गया और तलवार जाकर दूसरे चोर को लगी। नीचे बैठने के साथ ही बाकी ने सरदार की दोनों टांगे पकड़कर खींच ली थी। मेरी गर्दन उड़ाएगा? कहा नहीं सरदार, अभी मजा चकाता हूँ। बाकी सरदार की छाती पर चढ़कर बैठ गया था। ले, उड़ा मेरी गर्दन, उड़ा। क्रोध से गरजते हुए सरदार ने तलवार वाला हाथ अभी ऊपर उठाया ही था कि आह, फटाक, हाय, मर गया। राजकुमारी चंद्रमुखी कहीं से रस्सी ढूंढ लाई और कमबख्त मुझसे विवाह करेगा, अभी पता चल जाएगा। अब उल्टा लटकाऊंगी मैं तुझे। उफ, राजकुमारी जी आप। इधर सैनिकों ने सभी चोरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर सैनिकों, इन सभी नामुराद चोरों को इन बक्सों में बंद कर दो और सारी गुफा का खजाना पर कब्जा कर लो। बाकीलाल घायल पड़े। बिछुआ के निकट पहुंचा। उफ बिछुआ, तुझे तो मैं बिच्छू से ही कटवाऊंगा। नहीं नहीं बाकी, मुझे क्षमा कर दो। बिच्छू, मैंने छोड़ दिया है। अगर ये तुझे काटे बिना निकल गया तो समझ मैं कि मैंने तुझे बख्श दिया। नहीं नहीं, अब भला मैं अपनी काटने की आदत से बाज थोड़ी ना आऊंगा। बिच्छू भी मन ही मन सोच रहा था, ये क्या मैंने इस बंदे के साथ पंगा। वाह, ये राग सुन मजा आ गया मुझे। मुझे तो अब खिसकने में भलाई दिखाई दे रही है। बाकी सपुआ के पास पहुंचा। और सपुआ, तू भी तो मेरा अंग रक्षक बना था। तुझे तो मैं इस पोटली के बंद सांप से ही डसवाऊंगा। माफ कर दो मुझे बाकीलाल, मुझे सांप से मत डबाओ। लेकिन बाकीलाल ने पोटली सपुआ के ऊपर खोल दी। देखा राजकुमारी जी, रस्सी देखकर तो इसके प्राण निकल गए। सांप देख लाता था शायद इसकी साथ पूछते ही मृत पैदा होती। वाह बाकीलाल, तुमने तुमने तो कमाल कर दिया है। और अंत में अब चोरों खजाने से गुफा खाली कर ली गई थी। क्यों सरदार, अब कर दूं तेरी गर्दन धड़ से अलग? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं बाके, इसे जीवित मत छोड़ना। नहीं राजकुमारी, इसे मारकर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? इसे ऐसे ही लटका रहने दो। यहीं लटके लटके एक दिन इसके प्राण निकल जाएंगे। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। गुफा के बाहर निकलते ही बंद हो जा सिम सिम। और देखते ही देखते गुफा का द्वार बंद हो चुका था, जबकि भीतर सिम सिम प्रकट हो, सिम सिम प्रकट हो। हा हा, आखिर तूने भी वह भूल कर ही दी ना जो एक दिन अबू हसन और उसके 40 चोरों ने की थी। स्त्री को यहाँ लाकर अब परिणाम भुगत। मैं केवल उसे ही आका मानती हूँ जिसके पास 40 चोरों का दल होता है। अब तो तू अकेला है और मैं जा रही हूँ। और उधर महल में मेरी बच्ची, पिताश्री, पिताश्री, आज बाकी लाल जी ना होते तो शायद आपकी बेटी मर गई होती। चुप खड़ा रह बाके, तेरी योजना की तो टंगड़ी पहले ही टूट चुकी है। बाकी बाकीलाल, हमें तुम पर और विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह पर नाज है, जिनके पास तुम जैसा हीरा है। ये तो मेरा फर्ज था महाराज जी। और फिर जब बाकीलाल वापिस विशालगढ़ की ओर रवाना हुआ, बाकीलाल जी, यह सफेद गुलाब का पुष्प आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। उफ, धन्यवाद राजकुमारी जी। काश पुष्प की जगह राजकुमारी ने मेरे गले में वरमाला डाली होती। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।